नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की 29वीं बैठक होगी। इस बैठक में स्कूल के साथ साथ शिक्षकों की युक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, साथ ही साथ किसानों को लेकर भी खाद बीज संबंधी मामलों में कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, ये बैठक दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें, साय कैबिनेट की आज 29वीं बैठक है। इसकी अध्यक्षता सीएम साय कर रहे हैं। आपको बता दें, इस बैठक में युक्तिकरण को लेकर बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। लंबे समय से जो पेंडिंग योजनाएं हैं उन पर भी चर्चा की जा सकती है। तो साय कैबिनेट की आज 29वीं बैठक है। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि युक्तिकरण को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में आज इस बैठक के दौरान इस पर बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। देखना होगा कि इस फैसले पे सरकार क्या कुछ निर्णय लेकर आती है। मुख्यमंत्री इस विभागीय समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 29वीं बैठक है ये आज। आपको बता दें, ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में कई अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में कई मंत्री जो हैं वो कई अधिकारी जो हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, साथ ही किसानों को लेकर खाद बीज के बारे में भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। इस संबंध में कई मुद्दे जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पे भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। तो आज मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले जो है सरकार की तरफ से ली जा सकती है। युक्तिकरण को लेकर बड़े फैसले जो है वो सामने आ सकते हैं। तो आपको बता दें, विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की 29वीं बैठक होगी। इस बैठक में स्कूल के साथ साथ शिक्षकों की युक्तिकरण को लेकर फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ किसानों को लेकर भी खाद्य बीज संबंधी मामलों में भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, ये बैठक जो है दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। तो आपको बता दें, साय कैबिनेट की आज 29वीं बैठक है। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक। आपको बता दें, युक्तकरण को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या अन्य पार्टी, लगातार इन पर विरोध करते हुए हो। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ गए हैं। मनोज, आज साय कैबिनेट की 29वीं बैठक है, किन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस बैठक का क्या हो सकता है? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि साय कैबिनेट की आज 29वीं बैठक है और यह बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है प्रदेश के हालातों को देखते हुए। जैसे एक तो मौसम की बात कर लें, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में किसानों के लिए भी आज की बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे बीज की समस्या को देखा जा रहा है, खाद की समस्या को देखा जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी आड़े हाथों ले रहा है सरकार को। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो किसानों को लेकर ही है, तो उस पे आज जो है चर्चा हो सकती है बैठक में। उसके किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, बीज खरीदी को लेकर, खाद्य को लेकर। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा बना है युक्तिकरण का, जो सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। और एक तरफ जो है वही बीएड धारक लोग हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन, और ऐसे में सरकार युक्तिकरण को एक अच्छा प्रयास बता रही है शिक्षा को लेकर। तो इसको लेकर भी आज निश्चित रूप से जहाँ तक पूरी संभावना भी जताई जा रही है जी बिल्कुल। मनोज, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया, युक्तिकरण जो है इस समय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जो विरोधी पार्टी है उनका क्या कुछ कहना है? युक्तिकरण का विरोध आखिर वो क्यों कर रहे हैं? विपक्ष का काम है विरोध करना। सरकार की कोई भी योजनाएं रहती हैं, विपक्ष इस पर लगातार उसको आड़े हाथों लेता है, उस पर तमाम तरह की खामियां निकालता है। तो विपक्ष का ये काम है प्रज्ञा। लेकिन वही सरकार की बात करें तो सीएम साहब ने मीडिया से चर्चा के दौरान युक्तिकरण को एक अच्छा प्रयास बताया था, शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास बताया था। तमाम तरह की बातें सीएम साहब ने मीडिया से खुलासा किया था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि साफ तौर पर ये बताया था मीडिया को कि कई कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षकों
संख्या ज्यादा है, कहीं ऐसे भी स्कूल है जहाँ शिक्षक नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर पूरी तरह से समावेश करना चाहती है सरकार। युक्तिकरण एक अच्छा प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार की योजना मानी जा रही है जो सरकार की तरफ से। बिल्कुल मनोज, तो क्या माना जाए अगर युक्तिकरण का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, ऐसे में आज 29वीं बैठक है, ऐसे में क्या सरकार इस मुद्दे को चेंज कर सकती है या इस फैसले को वापस ले सकती है या इसमें कोई बदलाव करेगी? जी प्रज्ञा, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, युक्तिकरण का मामला अब जो हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो गया है, हाई कोर्ट में मामला चला गया। तो अब ये मामला जो है हो सकता है कि इसमें कुछ सरकार को भी परिवर्तन करना पड़े, सरकार को भी जवाब देना पड़े हाई कोर्ट में। जब मामला जब कोर्ट में चला जाता है तो प्रज्ञा, तो उसमें हम लोगों की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। तो ऐसे में अब इस पर चर्चा न ही किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि जब अब उच्च न्यायालय से संज्ञान में मामला चला गया है तो अब देखने वाली बात होगी कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस पर लिया जा सकता है प्रज्ञा जी। जी बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया किसानों के लिए भी फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है किसानों के लिए इस बैठक में? लेकिन प्रज्ञा, अभी इस समय जो है बरसात का सीजन चल रहा है, खेती किसानी का समय चल रहा है और किसानों, और आपको ये भी बता दूं कि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और बिहार में भी समर्थित बीजेपी की समर्थित नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। तो ऐसे में सरकार जो है पूरा फोकस जो है आज की जो कैबिनेट की बैठक है उसमें किसानों पर फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ उस स्कूल को लेकर स्कूलों में जो शिक्षा प्रभावित हो रही है, चाहे दिन जो है धरना प्रदर्शन उस पर भी चर्चा संभवतः जो है होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, क्या जनजातीय लोगों के लिए भी कुछ फैसले इस बार की बैठक में लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, आपका सवाल बहुत अच्छा रहा प्रज्ञा जी। आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में देखिए आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और ये भी कहा जाता है कि पीएम का खुद आदिवासी चेहरे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो है आदिवासियों के लिए भी कुछ चीजें, अभी बस्तर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो गृह मंत्री भी है वो गए थे, तो वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी गुहार भी डिप्टी सीएम से लगाए थे। कुछ उनकी मजबूरियां, कुछ उनकी समस्याएं हैं, तो उस पर भी कुछ इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले आदिवासियों को लेकर लिया जा सकता है प्रज्ञा जी। इसी सबको देखते हुए आज की जो बैठक है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है जी। यानी बिल्कुल मनोज, माना जा सकता है कि चाहे वो जनजातीय समाज हो या युक्तिकरण का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा, इस बार की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और बहुत सारे बदलाव भी जो है इस बार देखे जा सकते हैं। मनोज, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के घर छापा मारकर सोने के साथ लाखों का कैश जो है वो जब्त किया है। आपको बता दें, साथ ही कारतूस और पिस्टल भी उसके घर से बरामद किए गए हैं। सालों से राजधानी में अवैध वसूली और तमाम गैरकानूनी धंधों के बल पर अकूत संपत्ति जमा करने वाले तोमर बंधुओं पर कानून का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। आपको बता दें, तोमर वीरेंद्र तोमर दोनों फरार हैं। राजधानी के वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट में प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट के मामले में 25 सदस्यीय क्राइम ब्रांच की टीम ने हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के घर दबिश दी है। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों के साथ लाखों के कैश जो है वो बरामद होने की खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही घटना होने के बाद से दोनों भाई रोहित और वीरेंद्र तोमर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो आपको बता दें, राजधानी रायपुर में अपनी बदमाशियों और सूदखोरी के लिए कुख्यात हिस्ट्री शीटर रूबी तोमर और रोहित तोमर पर पुलिस का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने उसके राजधानी भाटा गांव स्थित आलीशान हवेली पर छापेमारी की है। बाकायदा कोर्ट में सर्च वारंट लेकर पहुंची पुलिस के हाथ तोमर बंधुओं की हवेली से 37 लाख नकदी, बेहिसाब जमीन संबंधी दस्तावेज, अवैध हथियार, कारतूस, 70 तोला सोना, लग्जरी गाड़ियां और लैपटॉप के साथ ही हार्ड डिस्क जो है हाथ लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक तोमर बंधुओं ने अवैध धंधों और वसूली के बलबूते पर इतनी काली कमाई जमा कर रखी है। उसके बूते इतना विशाल कोठीनुमा मकान भी बनवाया है। आपको बता दें, सर्चिंग में जुटे दर्जनों पुलिस कर्मियों को पूरे मकान की तलाशी में लगभग 14 घंटे लग गए।
मंगलवार की रात से शुरू हुई तलाशी अभियान बुधवार की सुबह खत्म हुआ। आपको बता दें, रात भर पुलिस की टीम रेस्टोरेंट रोटेशनल कार्रवाई करती रही। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तोमर बंधुओं के घर से हथियार, प्रॉपर्टी से संबंधित बेशुमार दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा कई अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी जो है इनकी तरफ से बरामद हुई है। उधर कई राजनीतिज्ञों के घरों पर भी नियमित दस्तक देने वाले बड़े तोमर यानी वीरेंद्र ने इसे सोशल मीडिया के माध्यम से खुद पीड़ित बताने का प्रयास किया है। हिस्ट्री शीटर रूबी तोमर उर्फ वीरेंद्र तोमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस घर की महिलाओं से बदतमीजी का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस उसकी चालबाजियों से पहले ही परिचित है, तो महिला पुलिस भी साथ लेकर गई थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के घर से 37 लाख नकदी के अलावा बेहिसाब जमीन संबंधी दस्तावेज, 70 कार, सोना और लग्जरी गाड़ियां जो हैं उनके घर से बरामद की है। तो आपको बता दें, दोनों हिस्ट्री शीटर भाइयों के मोबाइल पुलिस ने सर्विलांस पर ले रखा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ लगातार मनोज शुक्ला जो है वो जुड़े हुए हैं। मनोज, ये छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि दोनों हिस्ट्री शीटर के घर पर पुलिस ने दबिश दी है। क्या कुछ बरामद हुए हैं उनके घर से? प्रज्ञा, आपको बता दूं, जो ये रोहित तोमर है, विलियम तोमर है, ये काफी कई मामलों में जो है इन्वॉल्व है। आए दिन इनकी करतूतें सामने आती रहती है, जिससे पुलिस के साथ साथ जनता भी इनसे त्रस्त हो चुकी है। लेकिन इन पर सही ढंग से इन पर शिकंजा नहीं करता जा सका था। इसको लेकर विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिससे अब ये लगता है कि सुशासन की सरकार है। जो विष्णुदेव साय के सरकार में कहा जाता है सुशासन की सरकार, उसका जीता जागता सबूत अब देखने को मिल रहा है। पुलिस की 14 से 15 घंटे की बड़ी कार्रवाई के बाद काफी कुछ बरामद हुआ है, जिसमें करीब 70 तोला सोना बरामद हुआ है, 35 से 36 लाख रुपए नकद बरामद हुए, अवैध पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। और आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, जो ये आलीशान मकान, आप इसको बंगला कह सकते हैं, जो ये बना हुआ है, ये जो है अकूत पैसों के, अवैध पैसों से बना हुआ है। इसकी अब जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। 14-15 घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस को ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, और पुलिस को काफी कुछ बड़ा सबूत भी मिला है। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किया है। लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है। दोनों जो आरोपी है, रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर, वो फरार चल रहे हैं। वहीं वीरेंद्र तोमर ने एक सोची समझी साजिश कहा जा सकता है, सोचते हुए उसके सोशल मीडिया पर एक अपील का पोस्ट किया गया है उसकी तरफ से कि हमको पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने की बात सामने। लेकिन वही सारा मामला इसमें भी कोर्ट में है। कोर्ट से पुलिस ने सर्च वारंट लेकर, और वीरेंद्र तोमर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक बात और कहा है कि हमारे घर की महिलाओं को प्रताड़ित करने की। लेकिन पुलिस ये कहा जा सकता है, पुलिस पूरी तैयारी से इसके घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। महिला पुलिसकर्मी भी साथ में थे। इस वजह से पुलिस अपने बिल्कुल मनोज, इन दोनों भाइयों पर कितने मुकदमे दर्ज हैं अभी तक? जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से ये इनके खिलाफ आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज हैं। जी प्रज्ञा, इनके ऊपर दर्जनों मामले दर्ज है, और अवैध वसूली, अवैध कारोबार और प्रॉपर्टी जो है कब्जा करने का मामला, इन पर काफी पुराने मामले जो है वो सब मामले अब धीरे धीरे खुलते नजर आ रहे हैं। वहीं जो है आपको बता दूं कि इस पर पुलिस पूरी तरह से तैयारी कर रही है, और ये दोनों हिस्ट्री काफी नामी है, और इनको ये कहा जा सकता है कि रायपुर ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए आतंक के पर्याय बन चुके थे, जिससे पूरी तरह से जनता आए दिन, अभी कुछ दिन पहले भी इनकी लोग की शिकायत हुई थी पुलिस में। लेकिन ये अपने बड़े रसूखदार की वजह से, बड़े लोगों से जान पहचान की वजह से बार बार बच जाते हैं, लेकिन इस बार बचने की जो है गुंजाइश कम दिखती है, जिस प्रकार से कोर्ट ने। जी बिल्कुल मनोज, अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने संविधान बचाओ रैली में हिस्सा लिया। आपको बता दें, इस दौरान स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत से की गई, जिसमें जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान सहित क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक जो है वो मौजूद रहे।
आपको बता दें, भूपेश बघेल ने मंच पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों और आम जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने में कर रही है। तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान दोनों अभी खतरे में है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है इन दोनों को बचा नहीं पा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। एमसीबी जिले में प्रदेश में अच्छी शिक्षा को लेकर राज्य सरकार नए शिक्षा सत्र में युक्तिकरण की जा रही है, जिसके विरोध में आपको बता दें, एमसीबी जिले में गोंडावान स्टूडेंट यूनियन के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बताया गया कि गांव के स्तर के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और युक्तिकरण अगर होता है तो इससे बेरोजगारी भी हो जाएगा, शिक्षक भी बेरोजगार हो जाएंगे और लड़कियों को इधर उधर आने जाने में दिक्कत होगी। ज्यादा प्रभाव लड़कियों पर ही पड़ेगा। युक्तिकरण से बहुत सारे नुकसान भी हो जाएंगे, इसलिए हम युक्तिकरण को लेकर ज्ञापन सौंपने आए हैं। युक्तिकरण के जो फैसले हैं वो सरकार जो है वो वापस ले ले। प्रदेश में अभी छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं सभी जिलों में हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। अगर युक्तिकरण बंद निहित होता है तो हम उच्च स्तर पर निर्णय लेंगे। ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं जो सरकारी स्कूल हैं, वो मतलब लगभग 10,000 के करीबन उन सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। इससे हम सभी मतलब जो गांव स्तरीय के बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि युक्तिकरण हो जाएगा तो इससे बेरोजगार भी हो जाएंगे। जो शिक्षक हैं वो भी बेरोजगार हो जाएंगे और अधिकतर बच्चे हम गांव स्तर के हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। और जैसे लड़कियों को तो ज़्यादा इधर उधर आने भी नहीं देते हैं। तो अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां स्कूलों के युक्तिकरण को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूलों के युक्तिकरण की प्रक्रिया में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, बल्कि 2 स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा। जिस स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां अतिशेष शिक्षक को भेजा जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि माओवाद के डबल चेहरे की शुरुआत चीन के बीजिंग से हुई थी, यही आज बस्तर में भी सक्रिय हो गया है। यही माओवादी हमारे आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को आईईडी से उड़ा दिया जाता है और इस माओवाद ने गला रेत कर आईईडी बिछाकर लोगों को भी मारा है। बीजिंग में लोकतंत्र की मांग करने पर 10,000 लोगों को टैंक से कुचल दिया जाता है। कार्यक्रम में माओवाद के विद्युत चेहरे पर चर्चा होगी। शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन भी इसमें शामिल होंगे। माओवाद का विद्रूप चेहरा जो हम लोगों ने और पूरी दुनिया ने 1989 में चीन के बीजिंग शहर के थियानमन स्क्वायर पर देखा था, जब मैसिव मैसेकर हुआ था। वहीं के नौजवानों ने जब लोकतंत्र की मांग की थी तो माओवादी सरकार ने अपने ही देश के नौजवानों को तोप और टैंक से हजारों को उड़ा दिया था। ये माओवाद है। वही माओवाद आज बस्तर में सक्रिय है और बस्तर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। ये वही वहाँ करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये माओवादी जो हैं ये बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। एर्राबोर की घटना इसका प्रमाण है, मणिकोंटा की घटना इसका प्रमाण है, झीरम की घटना जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त किया गया वह इसमें इसका प्रमाण है, दरबागुड़ा की घटना इसका प्रमाण है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिसमें स्थानीय आदिवासियों को मारा गया। में सुरक्षा बल के जवानों को नहीं मारा गया। आज स्थानीय लोगों की बस जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही है और उसको आईडी से उड़ा दिया। मतलब क्या है भाई इस बात का? तो ये जो कुछ कर इतनी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये 15-20 के अधिक मारे गए वो हैं, 1-2 की तो संख्या नहीं है। और जंगल के अंदर ऐसे कितनी हत्याएं की गई, गला रेत कर। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता द्वारा जिले के आम लोगों के लिए समाधान हेल्पलाइन नंबर 9479220392 व्हाट्सएप नंबर लोगों को दिया गया है।
जिससे अपराधियों को अपराधी की शिकायत पर तत्काल पुलिस की कार्रवाई की जाती है। इसमें कॉल करने से शिकायतकर्ता का नाम भी गोपनीय रखा जाता है। आपको बता दें, गांव कारी के लोगों ने इसी नंबर पर शिकायत कर परदेसी राम बंजारे द्वारा अवैध रूप से महुआ की शराब को बेचने का जो कार्य किया जा रहा था, पुलिस को उसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से 90 लीटर अवैध महुआ की शराब को जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ आपको बता दें, धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से है, जहां बर्फ फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक की मौत हो गई है, वहीं 3 अन्य लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गांजा चौक की बताई जा रही है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम संजय सहगल है। वो बर्फ फैक्ट्री का मालिक है। मंगलवार को वो बर्फ जमाने के लिए गैस को एडजस्ट कर रहा था। इसी दौरान अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। इसकी चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की और प्रशासन को हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां नाबालिग बच्चों का न्यूड वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग बच्चों का न्यूड वीडियो वायरल करने वाले का पता लगाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को लोकेशन पर भेजा गया, जहां आरोपी बलौदाबाजार जिले के ग्राम रावण में पाया गया। आपको बता दें, आरोपी मोहम्मद दानिश को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से व्हाट्सएप और दूसरे मोबाइल नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ बरामद किया गया है। बता दें कि मोबाइल चलाने के दौरान आरोपी अपने आईडी से सोशल मीडिया पर नाबालिग बच्चों का न्यूड वीडियो अपलोड करना स्वीकार किया। आरोपी को धारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बिलासपुर से है, जहां दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, एक युवक तेज रफ्तार कार चला रहा था और चलते वाहन से गेट खोलकर गुटखा थूकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराई। कई बार पलटते हुए सड़क पर भी घिसट गई। इस टक्कर में कार सवार जो है वो बाहर गिर गया। हादसे में आकाश की जो है वो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस भीषण हादसे के 2 अन्य अलग अलग सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इन वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक पल की लापरवाही ने सब कुछ उजाड़ दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदाबाजार से है, जहां 5 आरोपी एक पिकअप वाहन में 9 मवेशी को निर्दयता से बूचर खाना ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर पिकअप वाहन को पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी पुलिस को देखकर भाग रहे थे। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने बताया कि वो 1 साल से ये काम कर रहे हैं, जिसके बाद पिकअप वाहन से पशुओं को गौशाला भेजा गया और आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम 2004 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई मौलवी, हाजिब या इमाम निकाह पढ़ाने का अब 1100 रुपए ज्यादा रकम नहीं ले सकेगा, जिससे गरीब लोगों को सहूलियत मिल सके। दरअसल सलीम राज का कहना है कि उनके पास कई दिनों से
कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें किसी एक इमाम मौलाना ने निकाह पढ़ाने के लिए 5,100 रुपए नजराना मांगा और न दिए जाने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए। जिसके बाद शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सलीम राज ने ऐलान किया है कि इमाम निकाह पढ़ाने का अब 1,100 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं ले सकेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि चीन के बीजिंग में 1989 में हुए तियानेन स्क्वायर हत्याकांड होने पर आज का दिन याद रखने लायक है, खास तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि माओवादियों ने यहां के लोगों को गुमराह किया है। लेकिन आज उनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए लोगों को ये जानना जरूरी है कि माओवाद क्या है। आपको बता दें, माओवाद ने लोगों को गुमराह किया है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया बॉयज। तब तक के लिए नमस्कार।